खमसे डिग्री जिक्सन लंगेसला जुलाई दिन खमसे डिग्री में ना एम्स न्यू दिल्ली ने सुपर स्पेशलिटी कैंप पशकुतकन डॉक्टर उमा कुमार कॉन्ड्रोमेटोलॉजिस्ट एचओडी जुक्सेनो दिन आता स्टूडियो ने मैडम गसोजुन जुलाई। नमस्ते जी नमस्ते मैम, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में आने का। तो मैम, जैसे कि आप इतने सालों से आ रहे हैं यहाँ, आर्थराइटिस के केसेस आप साल ब साल देखते जाते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ कुछ कम हो रहे केसेस की पिछले सालों से कि और बढ़ रहे हैं? इस बार जब मैं आई हूँ तो मेरी 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो मैंने देखी है। एक तो ये कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत बढ़े हैं और बहुत स्पेसिफिक बीमारियां जो हम एम्स में बैठ के मरीजों में देखते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। जैसे अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, शोग्रेन सिंड्रोम, ये बहुत डिफ़िकल्ट नेम्स हैं प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन और स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, तो ये सारे मरीज हमें ओपीडी में देखने को मिले हैं। जी मैम, जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो मरीज आप देख रहे हैं ओपीडी में इन दिनों, तो ये किस कारण यहाँ ऐसे केसेस दिखने को मिल रहा है? क्या यहाँ ठंड की वजह से कुछ ज़्यादा इसका प्रीडिस्पोज हो रहा है कि एल्टीट्यूड की वजह से लग रहा है आपको? देखिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि करंट टाइम्स में जो लोगों की मूवमेंट है वो बहुत बड़ी है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम की वजह से, बाहर के लोग यहाँ आते हैं और आवाजाही बड़ी है, तो उसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं, कार्स और बाकी के जो मोटर के, वो सब चीज़ें बड़ी हैं और इन सब चीज़ों की वजह से लोगों का जो रहने का तरीका है, खान पान है, और जो एयर क्वालिटी है, या जो हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, राइट, वो बदला है, वो बढ़ा है। और इसके अलावा आप जानती ही हैं कि लोगों में स्मोकिंग की समस्या, टोबैको कंजम्पशन की समस्या बहुत ज़्यादा रही है। अभी कोविड जाके हटा है, तो कोविड के दौरान सब लोग घरों में थे, बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेले और उसकी वजह से कुछ मोटापे की परेशानी भी बढ़ी है। फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हुई है। जो यहाँ की अपनी लाइफस्टाइल है, खेतों में काम करते हैं, तो कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जहाँ पे जिस अवस्था में रहने से किसी पर्टिकुलर जॉइंट में पेन्स एंड एक्स बढ़ जाते हैं, दर्दें बढ़ जाते हैं। और कुछ फूड यानी कि जो खाना है वो भी हम सब जानते हैं कि कुछ इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं जिससे कि मतलब सूजन की अवस्था पैदा करते हैं। कुछ नॉन इन्फ्लेमेटरी जो कि खाने चाहिए, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आजकल आपने देखा है कि लोग वो जो अपने लोकल फूड ना खा के जो बाहर की जो चीज़ें हैं उसको पैक्ड फूड खा रहे हैं, केक फूड और जंक फूड खाने का चलन बढ़ा है। तो मुझे लगता है ये सभी चीज़ें मिलकर आर्थराइटिस की समस्या को बढ़ा रही हैं। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी, मोबाइल का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, आप रिमोट विलेज में चले जाएं, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी जोड़ों की समस्याएं बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, ये मैं सवाल पूछने वाली थी आपको। आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ होता है तो हाथ और आंखों पर भी स्ट्रेस पड़ ही रहा है, तो साथ में हाथों से भी ऐसे पकड़ के रहते हैं, तो इस वजह से भी जोड़ों में दर्द काफ़ी महसूस होता है। तो इसका आपने सीधे बता दिया कि इससे कौन से टाइप के आर्थराइटिस ज़्यादातर आपको दिख रहे हैं? देखिए, जब हम आर्थराइटिस के टाइप्स की बात करते हैं तो हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, यानी बहुत सीरियस प्रकार की आर्थराइटिस जिसमें दवाएं चाहिए ही चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी की जो कंडीशंस मैंने नाम लिया। दूसरी आर्थराइटिस होती है जो नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, उसमें आते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस, राइट। और जो मोबाइल की जो हम बात कर रहे हैं वो सेकंड कैटेगरी में आता है। तो मोबाइल की वजह से सिर्फ आंखों की समस्या या हाथों के जोड़ों के दर्द ही नहीं बढ़े हैं, उसकी वजह से गर्दन में दर्द होना, अपर बैक में, कंधों में और कंधों के बीच में दर्द होना, सिर में दर्द होना, और इसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, जो मेंटल हेल्थ है इंडिविजुअल की वो भी अफेक्ट हुई है, उस पर भी असर आया है। और होता क्या है एक्चुअली, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब आप जो हमारे जॉइंट हैं, इसको एक ऑर्गन मान लेते हैं या एक मशीन मान लीजिए, मशीन को जब इस्तेमाल करते हैं और उसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, भाई कुछ टाइम के लिए हमें उसको रेस्ट देना पड़ता है।
क्योंकि हमारे जॉइंट्स में भी वेयर एंड टेयर होती है, यानी कि वो घिसते हैं। जाते हैं। तो जब आप उनको आराम देते हैं तो उनमें रिपेयर होती है और उसके बाद फिर दोबारा से वो यूज के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर बहुत ज्यादा देर तक जॉइंट काम करते रहते हैं, आप यूज होते रहते हैं गलत अवस्था में, जिसको मैं ऑफन अब्यूज करना कह देती हूँ जॉइंट का, तो क्यूमुलेटिव डैमेज होती है, यानी कि वो डैमेज इकट्ठी होती जाती है। जी। जो उनमें चेंजेस आए हैं फिर वो जाके दर्द के रूप में मैनिफेस्ट करने लगता है जी। और फिर वो इरिवर्सिबल चेंजेस तक आ जाते हैं। अब मोबाइल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो एक चीज कहना चाहूंगी कि आज का चलन है स्मार्टफोन्स का, और स्मार्टफोन्स जो हैं वो बड़े होते हैं, उनके स्क्रीन वो हमारे हाथ में फिट नहीं आते। तो जब हमारे हाथ में फिट नहीं आते तो हम यूं करके पकड़ते हैं और ये जो हमारी छोटी उंगली है ना उसको ऐसे कर लेते हैं कि जिससे कि वो गिरे नहीं फोन। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो इस पे कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर पड़ता रहता है इस जोड़ पे। तो हमने देखा कि लोगों की उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो गई और हाथों में स्टिफनेस होनी शुरू हो गई, क्योंकि मोबाइल कॉन्स्टेंटली आप हाथ को यूज कर रहे थे पकड़ने में, तो जकड़न उंगलियों में हो जाना शुरुआत हो गई। ऐसे ही गर्दन का दर्द बहुत क्रॉनिक पेन होके निकला है कि, और एक चीज और है क्योंकि हमारी गर्दन के ऊपर एक 5 किलो का वेट हमेशा रहता है जो हमारे स्कल का और ब्रेन का वेट है। नॉर्मली सर्वाइकल स्पाइन पे पड़ रहा है, लेकिन जब आप झुकते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में ये वेट बढ़ता जाता है। तो जितना लोड आप डालेंगे अपने स्पाइन पे उतनी ज्यादा डैमेज होगी, तो बाद में जाके क्रॉनिक होके वो गर्दन का दर्द और कंधों का दर्द और अपर बैक का दर्द में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो क्या सिम्टम लेके आते हैं मैम? वो क्या पेशेंट किस रूप में आते हैं, कैसे वो बोलते हैं कि मुझे ये दर्द हो रहा है? अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एम्स में जो हमारे पास एक यंग बॉय 22 साल का आया, उसने कहा मेरे कमर में दर्द होता है, हाथों में जकड़न होती है जी। और कुछ टेस्ट कराए गए तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी आ गया। जब हमने देखा हिस्ट्री ली तो पता चला ऐसा कुछ नहीं है, कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं लगती। और जब बच्चे से पूरी हिस्ट्री ली तो ऐसा था कि बच्चा होता है ना, बच्चे लेटे हुए हैं तो लैपटॉप गोदी में रख लिया है और उस पे काम कर रहे हैं, बीन बैग पे बैठ गए, जो बीन बैग्स होते हैं ना जिसमें धस जाते हैं बिल्कुल, और तो उसमें बैठ के कमर का पोस्चर गलत है, तो वो कमर का दर्द हो रहा था उसको। हाथ में मोबाइल यूज करके जो आपने कहा कि टेक्सटिंग करते हैं थंब में, तो ये चल रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उनमें दर्द हो रहे थे और उंगली में दर्द हो रहा था इस वाली में। फिर उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने बताया तो वो पूरी चीजें ठीक हो गई। तो उन जॉइंट्स में दर्द की समस्या से और जकड़न की समस्या से वो मैनिफेस्ट करते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम अब एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने आर्थराइटिस का हमने देखा है केसेस, तो इसमें क्या ऑस्टियो आर्थराइटिस तो ले में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम ऑस्टियो आर्थराइटिस के रिलेटेड? देखिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस थोड़ी बहुत तो सबको होनी है उम्र के साथ साथ, लेकिन जो ये बढ़ रही है उसके बहुत सारे कारण हैं जी। और लेह की जहाँ तक बात करें तो एक तो यही है जो हमने बात किया, मोटापा, वेट ज़्यादा है। और कहते हैं कि जब आपका वेट 1 kg बढ़ता है तो आपके घुटनों पे 3 किलो वेट ज़्यादा पड़ता है और आपके हिप्स पे 6 kg वेट ज़्यादा पड़ता है। तो आप उस प्रोपोर्शन में इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे जॉइंट्स हमारा वेट संभालते हैं। दूसरी चीज़ है तंबाकू, वो भी देखी जा रही है कि एक वजह है इन परेशानियों की। तीसरी चीज़ ये है कि रॉन्ग पोस्चर में काम करना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया मशीन का, तो उसकी वजह से भी डिजेनरेशन जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, तो उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, हाथों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है ऑस्टियो आर्थराइटिस होने की। और कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी कि उनके कुछ जीन्स मौजूद, हाँ उनकी कुछ जीन्स मौजूद हैं उनमें सीवियर ऑस्टियो आर्थराइटिस होने के। जब ये रिस्क फैक्टर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको ये बीमारी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। जी मैम, जैसे कि आप ये आर्थराइटिस की बात करें, क्या ये हेरिडिटरी हो सकती है मैम? अगर ये आर्थराइटिस का केसेस हम देखते हैं तो नहीं, और जो ये बीमारियां हैं ये हेरिडिटरी बिल्कुल नहीं होती, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, यानी कि कुछ कुछ जीन्स हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी बच्चों में पास ऑन हो जाएगी।
ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कई बार कुछ बच्चियों की या बच्चों की शादियां नहीं हो पाती। ये सोचते हैं इसको गठिया की बीमारी है, तो बच्चे को भी हो जाएगी, ये बड़ी कहीं सोचते हैं हमारे बेटे को भी हो जाएगी ये बीमारी। तो मैं सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि ये भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह एक बीमारी है, इसको वैसे ही लें। ये बीमारी ना तो आपके बेटे को होगी, ना लेडी जो है उसके बच्चों में ये बीमारी पास ऑन होगी। जी, ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन हो रहता है आमतौर लोगों में। तो ये आपके इस सवाल से मुझे लगता है व्यूअर्स को ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो एक और सवाल मन में आ रहा है कि कुछ लोगों को परेशानी होती है कि ये बीमारी है आर्थराइटिस, तो किससे कंसल्ट किया जाए, किसको दिखाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? यहाँ एज रोमेटोलॉजिस्ट यहाँ है नहीं ले में, तो हमें किन से मिलना चाहिए? फिजिशियन से कि हमें ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना चाहिए? मेरा सवाल ये है। जी, बहुत सारे एजुकेटेड लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी, अगर उनको ऐसी कोई परेशानी होती है तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो ये आर्थराइटिस होती हैं वो मेडिकल इलनेसेस होती हैं जो दवाइयों से ठीक की जा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो उस केस में अगर किसी को ऐसे कोई लक्षण हैं आर्थराइटिस के, तो उनको फिजिशियन के पास जाएं लद्दाख में, अगर रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो, क्योंकि फिजिशियंस को पढ़ाया जाता है ये टू एन एक्सटेंट कि ये सब बीमारियां हो सकती हैं। थैंक यू, ये एक क्वेश्चन था मेरे मन में। तो ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्थराइटिस का हम कैसे ट्रीट करते हैं मैम, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आर्थराइटिस का जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो बीमारी को ठीक करना और एक बीमारी की वजह से जो डिफॉर्मिटीज आ गई हैं और कामकाज करने में परेशानी हो रही है, तो उसमें पेशेंट को इनेबल कर पाना, ऐसा बना पाना कि वो अपने रोजमर्रा के कामकाज कर सके। तीसरी चीज, उसका असर जो मेंटल हेल्थ पे पड़ा है, एक नेगेटिविटी आ गई है, डिप्रेशन आ गया है, उसको भी ध्यान देना। तो जहाँ तक दवाइयों की बात है तो बहुत सारी दवाइयाँ आज के टाइम में मौजूद हैं, और अगर किसी का इलाज सही प्रकार से किया जाए तो मैं कहूँगी कि मोर देन 90% चांसेस हैं कि उसको डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी नहीं होगी और वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पाएगा। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कह देते हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन, लेफ्लुनोमाइड। फिर उनसे नहीं ठीक होता तो बायोलॉजिक दवाइयाँ होती हैं जो थोड़ी महंगी होती हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होते हैं। एक थर्ड कैटेगरी की दवाइयाँ होती हैं जिनको हम टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ट्स कह देते हैं। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी की दवाइयाँ हैं उनको देने से पहले बहुत सावधानी बरतनी होती है, और हर मरीज को उन दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, और जिनको ज़रूरत होती है तो उनमें ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि किस मरीज को क्या दवा दी जाएगी। जी, आखिर में मैं आपसे एक सलाह, ये व्यूअर्स के लिए कोई की मैसेज लेना चाहती हूँ कि क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले, क्या डाइट का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, डाइट न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जी, जो कहते हैं पौष्टिक आहार, और वो चाहे लद्दाख हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई दूसरा प्रदेश हो भारत का, हम सब जानते हैं पौष्टिक आहार होता क्या है, और वो होता है घर का खाना। और उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो लोकल फूड्स हैं आपके, सीरियल्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, जो लोकल फ्रूट्स हैं। आपको जाके बाजार से वो खरीदने की जरूरत नहीं है कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता, बाहर से कहीं से आ रहा है या इंपोर्ट होकर आ रहा है और महंगा है कि नहीं जी उसी से ताकत आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना ले सकते हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड करें। ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए, वो टाइम से ज़रूर करना चाहिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मील होता है जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो पहले से चला आ रहा है परंपरा की जाड़े में ये चीज़ें खानी चाहिए, गर्मियों में ये चीज़ खानी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है समझना। तो उसमें भी ये जिद करनी ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न पीपल या वेस्टर्नाइज वो तो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी करें। हमारे जेनेटिक डिफरेंट है, हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एंड वी आर रिच इन ऑल दीज, तो अपनी चीज़ों को हमें फॉलो करना है। जी मैम, जैसे आप साउंड स्लीप जैसे हम कहते हैं ना, जैसे नींद, इस आर्थराइटिस में नींद की कितनी इम्पोर्टेंस होती है?
कि नींद की इम्पोर्टेंस तो हर बीमारी में है, हर बीमारी में, और स्वस्थ रहने के लिए नींद बहुत जरूरी है। और जैसे रिस्क फैक्टर की जब बात करते हैं तो उसमें भी एक फैक्टर आता है कि इनएडिक्वेट स्लीप। जो लोग पूरी नींद नहीं कर पाते उनकी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है, ये प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिक डेटा है ये कहने के लिए। तो इसीलिए भरपूर 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और वो भी ये नहीं कि हम दिन में सो लेंगे, रात को जो है आप मस्ती करते हैं, नहीं। रात में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हमारी एक बॉडी क्लॉक होती है, उसको कहीं भी डिस्टर्ब करेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं तो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका स्टूडियो में हमें आने का। मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को पसंद आया होगा ये कार्यक्रम, और हम सब से आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद। जुले। थैंक यू। Ya Jule diling shabat sama shiga to hala. Ya Jule sama tom de no ya. Ta chona lo ko esperare tan du te chi no stem de ji. Ene ngata guru ya. Ye zona to Malla dos kyo kuskam bar jaar de kana ta ka sale. Ona na le ka sa. ka sabal se. Jule ju. Ji Jule ka na. ji ये जो का चे ना Jule China masi to stem na ta. Ka sa china ba. या तंगता केमा यु सोल्जा यु तंगता सुंदो सांग मंको सा तंगता सब थन ngane mani du gyala ngata ike मन ngata guldi phulne chishin mana jala jala skin Minde me ta ko pa na lama na ki ka ma stulu kya na ngata. 자 장난 ngata dukshitna tading ta thurena losarang le pala losar chublang le mantaku losar dang chongane palangata guduk datte no tadir ngata losar stap tenwele na ma lu man minda minda tong te ngan ngun me mingune hala tompa bo khaspaone mane khang lama stotpa nang ta khala stotpa gyalpa stotpa mi chenma stotpa nang lonpa stotpa na tama jungdu tene chulu gingu minda minda Sa de sachis me to. tena to ma lu mane nyam chak me pa ata lu shesipya tenga tang samang ta ma stonin jiktenok te lu sangos sange tene daksang ata same sangla chikse te nachin gompe ka te ngata lu geton pale teo sarche da Ajunu le teo condition. sikung le Tene lead 6 wo ko shi. pana lu chiso me le juna tangi da chenchen pe kan tangi sompa azu gange siltang nang le Ye mari mo shi. nima shani shara Oh. shari tonjan Seri nima to zen. sharsum shani shara shari tonjan nima nime ojer lagmo nime ojer lagmo yang na semo Yang zae dangze lagmo potang semo tangpo shitpa ru chaspe dukang kawa gyachul ngar yang shitpa ru chaspe dukang kawa gyachu pe zunga tinchang sare na kawa gyachu pe zunga kushok ngawang namgyal ma gele shi. teni du mane ngane te sompa bu khaspa on ala kutok ngama manna yuksin to teni kushok ngawang namgyale kong azu ka soma za teno ten dak se teni yang sit teni ngata kushok kampurun bechis kundun naw jambas kundun kong yukse no gala teni tena to khaspa mo ne ma kong lu mang tan khaspa nang khaspa man demi na demo ten lead na stoma za teno ta se unya se ka sana lin kon Ye yang
ngane mingun pos kalpa sampai mi tena to to ngala kon du terung ngala ona yale ta disting na chi monduk le nime shala jikspe rapsal chojin tenana nime shala jikspe rapsal chojin tenana sawe lama jugjot ngato mulgi yoncha ngawang namgyal jugjot chito sergi mandara sawe lamis kununla sergi galing dushi ngawang namgyal es kununla sergi galing dushi sergi galing main sawe lamis sunskar sergi galing main ngawang namgyal es sunskar ama ngane mingun sana dekha su mo somba jate minda 이모 때는 양마다 양스가 고시게 udah kyar shode Lama es con la